बूढ़ी सास का अनोखा सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी सास का अनोखा सबक। अरे मैंने कह दिया ना माँ जी, अभी कहीं नहीं जाएगी। एक ही बात को बार बार कहने की आदत नहीं है मेरी। आपको समझ नहीं आ रहा क्या? सुरेश और समझा देना अपने छोटे भाई को भी। जब जब हमें माँ जी की ज़रूरत होती है तभी उन्हें माँ जी को अपने पास बुलाना होता है। गुस्से में चिल्लाती हुई पायल अपने पति से चुपचाप रसोई में बर्तन धोते हुए इन दोनों की बात सुन रही थी, लेकिन उन दोनों को कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि इतनी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बेटी बहू के सामने अपनी मर्जी से अपनी विचार रख सके। क्योंकि अभी पायल को अपने सासू माँ की सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि वह अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जाने वाली थी। इसलिए सारे घर के साफ सफाई और टूर पर जाने के लिए नाश्ता बनाना था, जो सासू माँ बहुत अच्छे तरीके से बनाना जानती थी। उस समय छोटे बेटे राकेश का भी बच्चा होने वाला था, इसलिए वो भी अपनी माँ से डिलीवरी के समय के सारे काम करवाने के लिए अपने पास बुलाना चाहता था। आज दोनों भाइयों को माँ की ज़रूरत है, तो दोनों माँ को अपने पास रखने के लिए लड़ाई करने लगे हैं। लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है वैसे दोनों माँ से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी जी ने समय के साथ साथ दोनों बेटों के घर के जैसे जैसे काम आए वैसे वैसे उनके घर जाकर किया। लेकिन जैसे उन दोनों के घर के काम पूरे हो गए और बहू को लगा कि अब उन्हें सासू माँ की ज़रूरत नहीं, तो उन दोनों के तेवर कुछ बदले बदले से नजर आने लगे। जब उनकी बोली भाषा भी अंतर आने लगा। अब तो बहू को सासू माँ की कोई कदर नहीं थी, वो उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। अब लक्ष्मी जी कबाड़ की वस्तु बनकर रह गई थी। तभी एक दिन लक्ष्मी जी के बड़े बेटे सुरेश के घर में सारे काम करके हॉल में बैठे थे। उन दोनों बेटे बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी बेटी बहू के साथ बैठकर खाना खा लूं। तभी बहू पायल ने कहा, माँ जी, जब तक हम लोग खाना खाकर न उठ जाए तब तक आप खाना को हाथ भी मत लगाया कीजिए। आपके बेटे दिन भर काम करते हैं, तो आप क्या चाहती हैं? क्या वे आधा पेट ही खाना खाकर उठ जाए और आप भर पेट खाए? चाहिए अभी अभी मैंने खाना बनाया है तो रसोई में बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, पहले वो सारे बर्तन साफ कीजिए, उसके बाद ही खाना खाना, वरना आपको तो दसों नखरे आने लगते हैं कि खाना खाने के बाद आपसे काम नहीं किया जाता, सुस्ती लगती है तो हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और भी पता नहीं क्या क्या। तभी सुरेश ने भी गुस्से से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, क्या माँ, आपकी इतनी उम्र हो गई लेकिन आपको रोज़ रोज़ एक ही बात बताना पड़ेगा क्या? आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं? रोज़ रोज़ ऐसी बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी जी चुपचाप रसोई में चली गई और सिंक में रखे सारे बर्तन धोने लगी। जब उनके सारे बर्तन धुल गए हो गए तो वो बार बार रसोई से झाँक कर देखती रही कि बेटे बहू ने खाना खाया या नहीं। तब उन्होंने देखा कि वे दोनों अभी भी खाना खा ही रहे हैं, तो वो रसोई में ही ज़मीन पर अपना पेट पकड़ के बैठ गई और अपनी बेटी बहू के खाना खाने का इंतज़ार करने लगी। तभी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि वो डायबिटीज़ की मरीज़ थी तो भूख भी ज़्यादा लगती थी। वो अपनी बेबसी पे खुद से ही नाराज़ हो रही थी कि वो खुद के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाती। ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखों के कोर गीले हो गए, लेकिन किसी भी कुछ नहीं कह पाई। जब बहू अचार लेने रसोई में गई तो देख लक्ष्मी जी ज़मीन पर नौकरों की तरह असहाय अवस्था में ज़मीन पर बैठी है। तो बहू ने उन पर तंज कसते हुए कहा, माँ जी, आप सचमुच गवार ही रहेंगे। आपको क्या मालूम इतने बड़े बंगले में कैसे रहा जाता है? आपको बैठने उठने का भी सलीका नहीं है क्या? आपकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कौन से जमाने की नौकरानी होगी। आपसे अच्छी हालत में तो मेरे मायके की नौकरानियाँ रहती हैं। फिर वो अचार लेकर हॉल में चली गई। तभी कुछ देर बाद आवाज़ आई, माँ जी, बर्तन ले जाइए और डाइनिंग टेबल साफ कीजिए। लक्ष्मी जी तेजी से आई और सारे बर्तन रसोई में ले गई। तीनों कैसरोल को खोलकर देखा तो उसमें रोटी सब्जी सब खत्म हो चुकी।
तीसरे कैसरोल में थोड़े से चावल पड़े थे। यह सब देखकर लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। चावल खाते उनकी घुटने और कमर में दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए वो चावल नहीं खाती थी। अपने लिए अब रोटी भी कैसे बनाए, क्योंकि बहू रोज स्टोर रूम से उतना ही सामान निकाल कर देती और तुरंत स्टोर रूम का ताला लगा देती थी। उन्होंने आंसू पोंछे और दूसरी गली में रह रहे बेटी बहू के पास गई तो देखा वे दोनों अपने कमरे में खाना खा रहे थे तो उनके जान में जान आई। बेटा माँ को देखते ही बोला, माँ कम से कम खाना तो चैन से खा लेने दीजिए। आते ही अपने खर्च गिनाने लग जाती है। लक्ष्मी जी बड़ी नम आंखों से बोले, बेटा 2 रोटी पर सब्जी रख कर दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ के इतना कहते ही बहू ने अपने मटर पनीर की सब्जी साइड में छुपा ली। माँ की सब्जी तो नहीं है, थोड़ा पहले आना चाहिए था। बड़ी बहू काजल ने 2 रोटी इसलिए देना उचित समझा क्योंकि वो जानती थी कि माँ जी चावल नहीं खाती, क्योंकि वो डायबिटीज की मरीज है और इसकी डिलीवरी के समय उन्होंने उसकी बहुत सेवा की थी, इसलिए उसका दिल थोड़ा पसीज गया। इसलिए कहा, रोटी खानी हो तो बताइए। लक्ष्मी जी चुपचाप नम आंखों से 2 रोटी लेकर जाने लगी। फिर पलट कर पूछा, बहू थोड़ा दूध मिलेगा क्या? माँ जी आपको क्या लगता है कि आपके छोटे बेटे के घर में क्या पैसों का पेड़ लगा है कि ऑर्डर देते ही सब कुछ मिल जाएगा? और अगर दूध आपको दे दूंगी तो मेरा बच्चा क्या पिएगा? बेटा भी तो न करते हुए बोला, माँ आप तो हद कर देती हो, कम से कम एक वक्त की रोटी तो चैन से खाने दिया करो। अब जाइए यहाँ से, सारा मज़ा खराब कर दिया खाने का, वरना यह रोटी भी छीन कर रख लूँगा। बेटी ने लक्ष्मी जी को आंख दिखाते हुए कहा। लक्ष्मी जी अच्छे तरीके से जानते थे कि छोटी बहू का बच्चा अभी इतना छोटा है कि वो अभी ऊपर का दूध नहीं पीता। राकेश चुपचाप रोटी मुट्ठी में दबाकर वापस आ गया और सूखे पानी के साथ खाने लगे, क्योंकि बड़े बेटे के घर तो दूध आता ही नहीं था। रोटी खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए। सूखी रोटी उनके गले में बार बार अटक रही थी। उन्हें वो दिन याद आ के जब पति के गुजर जाने के बाद घर घर काम करके बेटे के लिए खाने का जुगाड़ करती थी। खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन मजाल है कि बेटों को एक रात में भूखा सोने दिया हो। आज वही बेटे उन्हें 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं खिला सकते। अपने पति की तस्वीर के सामने दहाड़े मार कर रोने लगे। क्या इसी दिन के देखने के लिए आप मुझे जिंदा छोड़ गए थे? वो सोचने लगी, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें 2 आत्माओं का मिलन कहा जाता है, जहाँ तुम और मैं होता ही नहीं, हम होता है। हमारी शादी के 20 साल पूरे हो गए थे। जिस दिन से पति का साथ मिला, एक अलग ही दुनिया मिली थी। जब से शादी हुई हमारा रिश्ता दोस्ती का रहा था। हम दोनों हमेशा एक दूसरे को समझते थे, दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। दोनों को मजबूरी में कहीं जाना पड़ता था, मगर एक दूसरे के बिना बहुत मुश्किल होता था। हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। मेरा बचपन कितना अच्छा था, बता नहीं सकती। माँ और पापा ने हम सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे से परवरिश दी, हमेशा अच्छी सीख दी। उनके प्रतिष्ठिन पर चलने से हमेशा हमारा व्यवहारिक जीवन इतना सुख से बीत रहा था कि पीहर छोड़कर ससुराल आई तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे रहूँगी, सब लोग कैसे होंगे। देखा तो जाना ससुराल में पीहर जैसा ही था। यहाँ तो सब लोग मुझे बहुत मान सम्मान प्यार देते थे। और रघुवीर जी ने तो पहली रात को ही मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था, आज से हम सुख और दुख दोनों में साथी होंगे, दोनों बराबर का साथ निभाएंगे। हम दोनों का जीवन सदा जीवन उच्च विचार होगा। हम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होगा कि दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताए बिना नहीं रह पाएंगे। हम दोनों का जीवन प्यार से भरा होगा। हम दोनों ही मस्त जिंदगी जिएंगे, ऐसे जीते ही बुढ़ापा में गुजर जाएगा। हमारे साथ जिंदगी भर ऐसा ही बना रहेगा। हम 7 फेरों के 7 वचन दोस्त बनकर निभाएंगे। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। लक्ष्मी जी और रघुवीर जी का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। उन्हें शादी के बाद 2 बेटे हुए। दोनों ही बेटों को अच्छी शिक्षा दी थी और अच्छे से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया था। लेकिन एक रात रघुवीर जी बाजार से लौट रहे थे तो कार ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो भी भरी दुनिया में लक्ष्मी जी को अकेला छोड़ कर चले गए। रघुवीर जी के जाते सब लोगों ने लक्ष्मी जी से किनारा कर लिया था। लक्ष्मी जी तो पति के साथ ही अंदर से टूट गई थी और रघुवीर जी के पीछे रह गए उनके दोनों बच्चे।
अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके सिर पे आ गई थी। घर घर का काम करके बच्चों के कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाई, खुद भूखी रह जाती लेकिन उन्हें भूखा नहीं रहने देती थी। उनकी तपस्या रंग लाई और उन दोनों की नौकरी अच्छी जगह लग गई थी। बेटों की नौकरियों के बाद लक्ष्मी जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी तो उन्होंने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके दोनों की शादी करवाई। बेटों ने शादी अपनी पसंद से की तो उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटों की शादी होती उनकी ज़िंदगी ऐसा मोड़ ले लेंगे कि उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए भी अपने बेटों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इतने में ही बड़ी बहू उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी आपको कल राकेश के घर जाना होगा। आप तो जानते ही हैं कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 महीने बाद आएंगे और प्लीज़ आप राकेश के यहाँ शिफ्ट हो जाइए। इतना कहते हुए बहू पायल ने अपने देवर राकेश को फ़ोन लगा दिया, बिना यह जाने कि लक्ष्मी जी की क्या मर्जी है। हेलो राकेश, कल तुम माँ जी को अपने घर ले जाना। माँ जी अब कुछ दिनों तक तुम्हारे घर ही रहेगी क्योंकि हम दोनों ऑफिस की तरफ से टूर पे जा रहे हैं और मैं यहाँ इन्हें अपने घर में अकेले नहीं छोड़ सकती क्योंकि घर में इतने सारे कीमती सामान हैं, क्या पता कहीं बेच दिया तो इनका कोई भरोसा है ही क्या, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहू की बातें सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। राकेश ने उधर से जवाब दिया, भाभी हम शाम को मैं काजल को लेकर आता हूँ, उधर ही आकर ही बात करता हूँ, फिर रात का डिनर तुम दोनों का यही रहेगा। ठीक है भाभी, मिलते हैं फिर शाम को। कहते हुए राकेश ने फ़ोन काट दिया। पायल लक्ष्मी जी से बोली, राकेश आ रहा है, अपना सामान तैयार रखिएगा और उसके साथ चले जाइएगा, ज़्यादा ना नौकर करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। बहू की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी जी को ऐसा लगा जैसे उनके गले में फंसी सूखी रोटी गले में ही अटक कर रह गई हो। क्या यह माँ उनको चोट दिखाई देती है जो उनके बाद उनके घर का सामान बेच दूंगी। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सामान पैक करने लगे। शाम हुई, राकेश अपनी पत्नी काजल के साथ घर आया। खाना खाकर सब साथ बैठे तो राकेश बोला, भाभी भैया कुछ दिन माँ को यहीं रहने दीजिए, आजकल हम दोनों के ऑफिस में बहुत काम होते हैं, हम तो लक्ष्य का भी ध्यान नहीं रख पाते, फिर माँ का कैसे रखेंगे। कुछ दिनों के बाद बस पायल भड़क उठी, राकेश यह क्या है, हर बार तुम्हारा कोई न कोई बहाना रहता है, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है क्या, क्या यह बुढ़िया सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। इनकी नोक-झोंक देखकर लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। सच ही है, समय बदलते देर नहीं लगती, कल तक यही बच्ची माँ की गोद के लिए लड़ते झगड़ती थी और बहू को भी जब जब मुझसे काम निकलवाना रहता तब तब वो मानो उनकी ज़बान से शहद टपकता था। लेकिन काम निकलते देख लो, इन एहसान फरामोशों को आज एक बूढ़ी माँ को अपने साथ नहीं रख सकते। जिंदगी में जाने कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। उस समय बाद तय हुआ कि माँ छोटे बेटे के साथ ही जाएगी। छोटा बेटा आँख मुँह चढ़ाता हुआ माँ को अपने घर ले गया, लेकिन वहाँ जाकर भी लक्ष्मी जी को कहाँ चैन की रोटी मिलने वाली थी। पूरे दिन छोटी बहू के बेटे को संभालती और उसकी चाकरी करती, फिर तब जाकर उन्हें एक वक्त की रोटी मिल पाती थी। लक्ष्मी जी को छोटे बेटे के घर रहते रहते 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन बड़े बेटे बहू अभी तक नहीं आए। छोटा बेटा एक दिन माँ को घुमाने ले जाने के बहाने शाम को पूरे परिवार के साथ एक पार्क में गया और थोड़ी देर साथ साथ घूमने के बाद माँ को एक जगह आराम करने के लिए कहकर दोनों पति पत्नी अपने बेटे लक्ष्य के साथ घूमते घूमते पार्क से बाहर निकलकर वापस घर आ गए। बेचारी बूढ़ी अम्मा पार्क में बैठी अपने बेटे बहू का इंतजार करती बैठी रही, लेकिन जब शाम से रात होने लगी और अंधेरा गहराने लगा तो वो अपनी बेटी बहू को ढूंढते ढूंढते पार्क से बाहर निकल गई। अब उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे के घर कैसे जाए और ना ही उनके पास पैसे थे कि वे रिक्शा करके घर तक जा सके। तभी धीरे धीरे चलते चलते वो सड़क के किनारे से कब के बीचों बीच पहुँच के उन्हें कुछ पता ही नहीं चला और एक तेज़ रफ्तार कार से टक्कर होते होते बची, लेकिन वो उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर गई क्योंकि बहुत देर से उन्होंने ना ही खाना खाया था और ना ही पानी पिया था। वो कार एक वकील साहब की थी। वकील साहब बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे। रात के लगभग 10 बज रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को अपनी कार में बैठाया और
अपने घर के पास के ही एक निजी अस्पताल में लेकर गया। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उन्हें कमजोरी और भूख प्यास के कारण चक्कर आ गया था। लक्ष्मी जी को अब होश आए तो वकील साहब लक्ष्मी जी को अपने घर लेकर चले गए और वकील साहब की पत्नी उन्हें भरपेट खाना खिलाया और आराम करने के लिए एक आलीशान बिस्तर बिछा दिया। इतना बड़ा बिस्तर देखकर लक्ष्मी जी घबरा कर थर थर काँपते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं ज़मीन पर ही सो जाऊंगी। मेरी तो आदत है ज़मीन पर या खाली खाट पर सोने की। मैं आपके इतने बड़े आलीशान गद्दे पे नहीं सो सकती। कहीं आपके बिस्तर के कपड़े गंदे हो जाएंगे तो आप मुझे डांटेंगे। मैं ये यही ज़मीन पे सो जाऊंगी। वकील साहब समझ गए कि अम्मा बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। उन्हें किसी ने बहुत परेशान किया है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने उन्हें साथ बना दिया और कहा, माँ जी आपको कोई नहीं डांटेगा, मैं हूँ ना जो आपको डांटे। मैं उसे बहुत मारूंगा, मैं वकील हूँ, मैं उसे सज़ा दिलवाऊंगा। आपको कोई कुछ नहीं हो करेगा। आप शांत हो जाइए और बिना किसी डर के सो जाइए। वकील साहब ने जब लक्ष्मी जी को सांत्वना दिलाया तब उनकी जान में जान आई और मैं निश्चित होकर उस आलीशान बिस्तर पर सो गई। ऐसे सोई कि दूसरे दिन 8 बजे उठी, जबकि अपने बेटे बहू के डर से अपने घर में 5 बजे उठ जाती थी। थकावट अधिक होने के कारण उन्हें नींद बहुत आई थी। जब लक्ष्मी जी 1-2 दिन में मानसिक रूप से शांत हो गई तब वकील साहब ने उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। इत्तेफाक से वो वकील वही था जिसके पास लक्ष्मी जी के पति ने अपनी वसीयत लिखवाई थी और हाईवे में एक प्लॉट जमीन खरीद कर सारे पेपर वकील साहब के पास रख दिया था। वकील साहब लक्ष्मी जी को इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि रघुवीर जी ने काम की व्यवस्था के कारण कभी लक्ष्मी जी से मुलाकात ही नहीं करवाया था और शादी के 20 साल बाद ही दुनिया से चल बसे थे। वकील साहब कोई और नहीं बल्कि रघुवीर जी के बचपन के परम मित्र थे। जब उन्होंने लक्ष्मी जी के मुंह से रघुवीर जी का नाम सुना तो उन्हें आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी हुई कि चलो उनकी दोस्त की पत्नी जो कि इतनी दुखी है वे उनकी मदद कर पाएंगे। वकील साहब ने लक्ष्मी जी को बताया कि उनके पति रघुवीर पांडे जी ने हाईवे में एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद कर रखा था जो उस समय बहुत ही कम दाम की थी, लेकिन वो प्लॉट सड़क निर्माण लाइन में आ रही है जिसकी कीमत सरकार करोड़ों में दे रही है, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। लक्ष्मी जी को वकील साहब की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें तो एक दूसरे से वादा किया था कि वे एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, तो वे ऐसे चुपके से अकेले प्लॉट खरीद भी नहीं सकते, वो भी मेरे बिना जानकारी के। तभी वकील साहब ने बताया कि ज़मीन के पेपर के साथ साथ रघुवीर जी ने आपके लिए एक पत्र भी लिखा था और उन्होंने वो पत्र लक्ष्मी जी को दे दिया जिसमें लिखा था, मेरी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, लेकिन मैं हमारी शादी की 25वीं सालगिरह में इस प्लॉट को तुम्हें सरप्राइज के रूप में गिफ्ट देना चाहता था, इसलिए चुपचाप खरीद कर मेरे दोस्त मुकुल जी जो कि पेशे से वकील है उसके पास अमानत के रूप में रख दिया है। अगर मैं तब तक जिंदा रहा तो दोनों मिलकर इस तोहफे का आनंद उठाएंगे और यदि जिंदा नहीं रहा तो यह प्लॉट तुम्हारे नाम पर है, तुम अपने बुढ़ापे के लिए उपयोग में लाना क्योंकि मैंने छुपकर यह काम किया है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा पति रघुवीर पांडे। लक्ष्मी जी ने जब वो पत्र पढ़ा तो वो फूट फूट के रोने लगी और मन ही मन बोली, शायद रघुवीर जो के भी आवाज़ हो गया था कि उनके दोनों नालायक बेटे एक न एक दिन अपनी बूढ़ी माँ को धोखा दे सकते हैं, तभी तो उन्होंने यह चालाकी की थी। तभी वकील साहब ने लक्ष्मी जी से कहा, भाभी जी तो आपने क्या सोचा है? लक्ष्मी जी हड़बड़ा कर बोले, किस बारे में भाई साहब? तभी वकील साहब हंसते हुए बोले, अरे उसी बारे में जिस नालायक बेटों ने आपकी ये दुर्दशा की है, उस बारे में। लक्ष्मी जी वकील साहब की तरफ देखती रह गई। कुछ देर पहले अम्मा जी कहने वाला शख्स भाभी जी कहने लगा, इसी को कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। सच ही तो है, समय की मार के कारण मैं समय से पहले ही बूढ़ी नजर आने लगी हूँ तो कोई भी अम्मा कहेगा ना। और वो मन ही मन मुस्कुरा कर रह गए, फिर हैरान होकर बोले, क्या उन्हें उनकी किए की सज़ा मिल सकती है भाई साहब?
हाँ जरूर मिल सकती है, वकील साहब ने कहा। तो देर किस बात की है, चलिए सबक सिखाते हैं। कहते हुए लक्ष्मी जी वकील साहब के साथ कोर्ट की तरफ चल पड़े। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे के खिलाफ अपने बूढ़ी माँ को सताने के खिलाफ FIR दर्ज करवाया और कोर्ट के में केस दर्ज करवा दिया। फिर फ्लोर के पैसे से शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा बंगलो खरीदा जिसमें गार्ड लगे हुए थे। बगीचे की देखभाल के लिए माली और घर की साफ सफाई के लिए काम वाले लगाए हुए थे। अब तो लक्ष्मी जी अपने पति को दिल से धन्यवाद देती और वकील साहब और उनकी पत्नी को समय समय पर आने के लिए कहती। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद दोनों बेटों के पास कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि दोनों बेटों को उनका घर खाली करवाना होगा, क्योंकि वो दोनों घर भी लक्ष्मी जी के पति के नाम पे ही थी और पति की मृत्यु के बाद पहला हक उनकी पत्नी का होता है। दोनों बेटी बहू को जब इस बात का पता चला तो वे रोते बिलखते उस वकील के पास पहुंचे जिन्होंने भी ऑर्डर भिजवाया था। दोनों बेटी और दोनों बहू वकील साहब के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और अपनी माँ के बारे में पूछने लगे। तभी वकील साहब ने कहा, वाह बेटा, जिस बूढ़ी माँ की कोई ज़रूरत नहीं थी तो उसे कबाड़ की वस्तु समझकर घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया और आज पैसों के लालच में उसी कबाड़ को ढूंढने चले आए। सच ही कहा है किसी ने, समय बदलते देर नहीं लगती। दोनों बेटे घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोले, अंकल आप तो हमारे पापा के बचपन के दोस्त हो ना, तो आप तो हम पे दया कीजिए। प्लीज़ अंकल हमारी माँ कहाँ है, बता दीजिए। तो वकील साहब ने उन दोनों को वहाँ का एड्रेस दे दिया जहाँ लक्ष्मी जी रहती थी। दोनों बेटे और दोनों बहनें खुशी खुशी वहाँ जाने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि माँ उन्हें माफ़ कर देगी। उन्हें लगा शायद माँ किसी झोपड़ी में रह रही होगी, लेकिन जब वो एक आलीशान बंगलों के सामने जाकर खड़े हुए तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि लक्ष्मी जी, जिनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, उनके पास इतनी कम दिनों में इतने पैसे कहाँ से आ गए। जब उन्होंने घर के नंबर प्लेट पर अपने पिता का नाम पढ़ा, रघुवीर पांडे, और नीचे लक्ष्मी पांडे, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने वहाँ खड़े गार्ड से पूछा, भैया क्या यहाँ लक्ष्मी जी रहती है, क्यों नंबर प्लेट में नाम नहीं पढ़ा क्या? गार्ड ने तो नकर बोला। तो दोनों बेटे तो एकदम पीछे कदम हट गए। तभी बेटों ने फिर से हिम्मत करके गार्ड से अंदर जाने की परमिशन मांगी, लेकिन गार्ड ने मना कर दिया। अब बात तो मैं तक आ गई। तब लक्ष्मी जी ने शोर सुना और बाहर आई तो देखा दोनों बेटे और दोनों बहुएं सर झुकाए उनके सामने खड़े हैं। वही लक्ष्मी जी चमचमाती साड़ी पहने खानदानी रईस दिख रही थी। लक्ष्मी जी को देखकर तो दोनों बहुओं के चेहरे लाल हो गए। वे चारों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माँ को ऐसा कहाँ का खजाना हाथ लग गया जो रातों रात इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन बन गई। अब दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और उन दोनों को भरोसा भी था कि अगर वे दोनों रो रो कर अपनी माँ को मनाए तो वो मान जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही कोमल दिल वाली है। लेकिन आज पासा पलट चुका था। लक्ष्मी जी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। काम वाली बाई शीला से उनके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए कहा चारों ने भरपेट चाय नाश्ता किया। अब तो उन्हें लगने लगा था कि लक्ष्मी जी उनको अपने पास रख लेकिन उन्होंने उन चारों को वो सारी बातें बताई जो उनके साथ हुई थी और गार्ड से कहा, इन चारों को यहाँ से बाहर निकालो। चारों के चारों लक्ष्मी जी के ऐसे व्यवहार से आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने अपने साथ रखने की खूब मिन्नत की, कम से कम वे लोग जिस घर में रह रहे हैं उस घर में तो रहने दे। लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी और उन्होंने उन चारों को वो घर भी खाली कर देने के लिए कह दिया जिस घर में वो लोग रह रहे थे। तभी बड़ी बहू पायल को यह बात याद आई कि किस तरह से उसने अपनी सास को अपने बड़े बंगलों का दोस्त दिखाया था और उसे नौकरानी से भी बेकार कहा था। वही छोटी बहू काजल को और बेटा राकेश को भी वो घटना याद आ गई थी। किस तरह से उन दोनों ने उस असहाय बूढ़ी विधवा माँ को रात के अंधेरे में पार्क में अकेले छोड़कर आ गए थे। वह उसी का परिणाम था जो उन्हें डर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, कभी भी अपने बूढ़ी हो चुके माँ बाप को नहीं सताना चाहिए।
जब उनकी आह निकलती है तो इंसान कहीं का नहीं रह जाता। कहते हैं माँ बाप जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं तो कहते हैं उनका असली खजाना उनका बच्चा ही होता है, जो भविष्य में उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन वही बच्चा जब सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो जाता है और अपने माँ बाप को दुख देता है, तब सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी। एक बार आप उन माँ बाप की जगह पर अपने आप को रखकर देखिए, क्या एहसास होगा उनके दुखों का। इस कहानी में लक्ष्मी जी ने अपनी बेटी बहू को अपनी संपत्ति से बेदखल करके सही किया या गलत, अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।